हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हमिंग बर्ड्स इमिग्रेंट्स। तो मेरा नाम है एपी सिंह। तो हम आज बात करेंगे, मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन कंट्री में जाके वर्क करना चाहते हैं, बट पता क्या है, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। जैसे मतलब इस लाइन में ना फ्रॉड बहुत है, तो वो क्या करते हैं कि अपने पैसे किसी को ठगा लेते हैं। ऐसे ऐसे चलता है कि मतलब 30,000 किसी का डूबा हुआ है, किसी का 1 लाख डूबा है, किसी का 2 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख भी डूबा हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग हम इस चैनल पे बात करा करेंगे कि मतलब हम अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं और कम पैसों में कैसे हम किसी और कंट्री में जाके वर्क कर सकते हैं। हर एक कंट्री की बात करेंगे, ठीक है। जिसने भी चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो और बेल आइकन को दबाओ सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए, ठीक है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्री के बारे में कि जिस कंट्री के में इंडिया की 70% पॉपुलेशन जाना ही चाहती है, क्योंकि वहाँ पर पेरोल बहुत अच्छा है और ज़्यादातर पंजाबी तो जाते ही वहाँ पर है, क्योंकि इंडिया की वहाँ की ऑफिशियल थर्ड लैंग्वेज भी पंजाबी है, ठीक है। तो सब लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि मतलब कोरोना वायरस के कारण कौन कौन से चेंजेस है और कैसे अप्लाई करें, सभी ये जानना चाहते हैं। तो आज हम उसी चेंजेस के बारे में बात करेंगे। मतलब पहली बात तो वर्क परमिट अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई का ये तरीका है, अप्लाई के ना बहुत सारे तरीके हैं वर्क परमिट अप्लाई करने के। कई लोग कहते हैं कनाडा का वर्क परमिट तो मिलता ही नहीं है, आसानी से नहीं मिलता। मिलता सब कुछ है, लोग ट्राई ही गलत जगह से करते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे पहले तो किस किस टाइप के वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो वर्क परमिट होता है पीआर का, कि पीआर के थ्रू वर्क करने जाना है हमें। वो कैसे होता है, पीआर होती है परमानेंट रेजिडेंस। उसमें क्या होता है, हमें प्रॉपर अपनी डिग्री पूरी चाहिए, मास्टर्स होनी चाहिए हमारी, ठीक है ना। दूसरी बात हमारी होनी चाहिए आईएलटीएस रिक्वायर्ड चाहिए 7,778 बैंड्स, ठीक है। तीसरी बात जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें हमारी एज जो है 36 तक होनी चाहिए। ये नहीं कि 36 के बाद वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 36 के बाद वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पॉइंट्स कम हो जाते हैं। तो 36 तक एज होनी चाहिए। चौथी बात जो इसमें होनी चाहिए वो होनी चाहिए मतलब हमारा एक्सपीरियंस जो है मतलब 5 ईयर्स प्लस होना चाहिए। 5 ईयर से कम नहीं कर सकते हैं, बट ये बात है कि उनका वही पॉइंट्स कम हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि मतलब हमें आसानी से मिल नहीं पाती। तो इसका क्या होता है कि इसका जैसे हम लकी ड्रॉ देखा है ना, लकी ड्रॉ निकलता है इसका। जैसे कनाडा हर 15 दिन बाद 3900 फाइल्स उठाता है परमानेंट रेजिडेंस के लिए अलग अलग कंट्रीज के। अभी इंडिया में 138 करोड़ पॉपुलेशन है, तो इंडिया की 70-80% पॉपुलेशन जो है कनाडा जाना चाहती है, जिसमें से 20% लोग पीआर भी अप्लाई करने चाहते होंगे, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग अगर हम बाकी कंट्रीज का मिला के देखें तो बहुत सारी कंट्री है जो हमसे भी गरीब है, तो वो भी कनाडा जाना चाहती है, तो वो भी अप्लाई करती है। तो इसकी वजह से ना बहुत कम फाइल्स निकलती हैं। बट हाँ, अगर आप एलिजिबल हो, आपकी प्रोफाइल परफेक्ट है, तो आप अच्छे से अप्लाई करो, आपका आसानी से वीज़ा आ जाएगा। मतलब ये 15 दिन बाद लकी ड्रॉ निकलता है, 1 महीने निकलेगा, बट इसके आप ये नहीं कि आपको हर बार फाइल चार्ज से दोबारा भरने पड़ते हैं। ये कि एक बार फाइल चार्ज भरोगे तो आपका जो है 2 साल तक चलता ही रहता है वो फाइल चार्ज। 2 साल के बाद आपकी फाइल खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाती है, बट 2 साल तक आपका कोई भी ऐसा नहीं होता है कि मतलब आपका अब ना आए। तो अगर आपके पॉइंट्स पूरे हैं, ठीक है, अगर आप मतलब अच्छे से अप्लाई कर रहे हो, पॉइंट्स पूरे हैं, हर एक रिक्वायरमेंट उनकी पूरी कर रहे हो, तो आप पीआर ले सकते हो। दूसरी बात आती है हमारा एलएमआईए के थ्रू। अब एलएमआईए होता क्या है, एलएमआईए होता है लेबर मार्केटिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। ये है कनाडा का वर्क अप्रूवल। मतलब इसमें क्या है कि इसके थ्रू ही हम कनाडा का जो मतलब बिना विदाउट आइल्स वीजा अप्लाई कर सकते हैं, बट ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसकी $1,000 फीस होती है। उसके पहले हमें ईएसटीसी लेना पड़ता है। ईएसटीसी होता है कनाडा का गवर्नमेंट अप्रूवल, एम्प्लॉयमेंट सोशल डेवलपमेंट ऑफ कनाडा। पहले हमें ईएसटीसी चाहिए, फिर हमें एलएमआईए चाहिए। ये दो हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो हमारा वीज़ा आने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट ये डॉक्यूमेंट्स मिलते कैसे हैं, अभी एजेंट्स क्या करते हैं, मतलब जो बिना रजिस्टर के खुले होते हैं वो फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। हम आपको ये करवा देंगे, ये करवा देंगे। वो पता क्या करते हैं, टीसीस ले लेते हैं पहले ही, बाद में कुछ करते हैं नहीं। सीधी सी बात है, बाद में आपके फ़ोन भी नहीं उठाएंगे और आपके पैसे भी ठग लेंगे, ठीक है।
तो उससे अच्छा है अच्छी तरह से उनकी जो है मतलब देखो कि ये बंदे कब से काम कर रहे हैं, ठीक है, और कितनी फाइल्स ने निकलवाई हैं, इनके रिव्यूज वगैरह पढ़ो, उसके बेसिस पे आप अप्लाई करो, ठीक है। मेरी तो यही सलाह है कि आप पहले तो रिव्यूज पढ़ो उनके। रिव्यूज में ना सब कुछ लिखा होता है, आपने रिव्यूज पढ़े हैं वो आपको 36 बहाने लगाएंगे, इसने ऐसे इस कारण भी रिव्यूज का वीजा रिफ्यूजल आ गई थी। भाई पता क्या है, अगर जो जो बंदा मतलब एक रिव्यू अलग से दे रहा है ना, मतलब ऐसा बुरा दे रहा है, ठीक है, चलो एक आधा तो लोग आ ही सकते हैं, जो किसी का बुरा आ ही सकता है, क्योंकि अगर किसी ने धार्मिक वीडियो भी डाली हो ना यूट्यूब पे, उस पर भी डिसलाइक्स आते हैं, तो एक आधा तो हम मान ही लेते हैं कि बुरा रिव्यू आ ही जाता है। बट आप देखना भी हर कोई रिव्यू मतलब बुरा नहीं देगा, तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादातर जिस कंपनी के रिव्यूज बुरे हैं और कम अच्छे हैं, मतलब एक दो ही अच्छे हैं और 10 बुरे हैं, तो आप लगा लो कि वो कंपनी बैड है, वो कंपनी फ्रॉड है, उसके बेसिस पे ही, ठीक है। तो आपको बताना चाहूँगा लीमिया के थ्रू कैसे अप्लाई होता है। पहले तो हमें चाहिए एक ऑफर लेटर। ऑफर लेटर जैसे कोई आपका फ्रेंड है या किसी कंपनी का लिंक है डायरेक्ट कंपनी के साथ, वो ऑफर लेटर जनरेट करवा सकता है लॉयर डाल के बीच में, या खुद उसका जो है रिक्वायरमेंट है वो डाल के वो ऑफर लेटर जनरेट करवा सकता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या रहता है, कभी कभी हमारे पास भी लिंक्स आ जाते हैं ऐसे कि मतलब हमारे पास भी कंपनीज के ऑफर्स होते हैं कि कभी किसी को एम्प्लॉय की जरूरत हो, हाँ उनको थोड़े पैसे भर देते हैं हम, जैसे वहां पर भी उनको वर्कर्स, ये नहीं कि वर्कर्स तो वहां पर भी बहुत है, ऐसा है कि हम कंपनीज को पैसे भर देंगे कि यार ये बंदा इतने पैसे देगा, उसको एक तो एम्प्लॉय रखने के पैसे भी आएंगे और दूसरी बात उसका एम्प्लॉय भी आ जाएगा। वहां पे क्या होगा, उसको एम्प्लॉय के पैसे नहीं आएंगे, उसको तो ऐसे रखना पड़ेगा ना, तो इस वजह से सेटिंग हो जाती है हमारी भी। तो ऐसा क्या होता है, ऐसी कंपनीज बहुत सारी होती है जिसकी इससे सेटिंग होती है प्रॉपर, कि जो ऐसे लॉयर डाल के बीच में ऐसे काम करवा लेते हैं, जहाँ तो जिनके खुद के लिंक से जो ऑफर लेटर करवा सकते हैं वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं। पहले ऑफर लेटर अप्लाई होगा, ऑफर लेटर अप्लाई हो जाने के बाद आपका जो ESTC आता है, ESTC जैसे आपको बताया था, ठीक है, ESTC भी कुछ 20-25 दिन में निकल आता है। उसके बाद ESTC के बाद लीमिया जो आपका इशू कराता है वो करवाता है आपका एम्प्लॉयर, जिसकी कंपनी है वो करवा के देगा तब ही लीमिया आएगा। अगर आप खुद अप्लाई कर देंगे ना लीमिया, तो कभी लीमिया आएगा ही नहीं। एम्प्लॉयर की होगी डिमांड, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय चाहिए, तो वो लीमिया निकलवा के दे सकता है। एक बार लीमिया आ गया फिर तो आपको वीजा कोई नहीं रोक सकता, फिर आपका मेडिकल क्लियर हो जाए, बस मेडिकल आपका अपोलो या मैक्स में होता है, उसके बाद आपका जो है फाइल एम्बेसी में सबमिट होती है जैसे बायोमेट्रिक, उसके बाद जो है फीस जाती है बायोमेट्रिक्स की और आपकी जो एम्बेसी फीस जाती है, फिर आपका वीजा आता है। ये तरीका रहता है दूसरा तरीका। तीसरा कौन सा वर्क परमिट होता है, तीसरा होता है डिपेंडेंट वीजा। अभी सभी लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे डिपेंडेंट वीजा होता क्या है। तो डिपेंडेंट वीजा होता ये है कि मतलब हम किसी के बेस पे जा रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होके जा रहे हैं, जैसे स्पाउस हो गया, कॉमन लॉ हो गया, तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट वीजा। ये सबसे अच्छा है। इसमें सबसे अच्छी क्या बात है कि अगर आप लीमिया के थ्रू या पीआर के थ्रू जाएंगे ना, तो आपको एक कंडीशन मिलेगी कि आप इतने घंटे ही हफ्ते में वर्क कर सकते हो। जैसे वर्क परमिट वालों को मिलती है 48 आवर्स, ठीक है, कि आप 48 आवर्स ही हफ्ते में वर्क कर सकते हो। बट डिपेंडेंट में क्या होता है कि इसमें आपको अथॉरिटी मिलती है वर्क की, कि आप 24 घंटे एक दिन में वर्क कर सकते हो। मान लो कि आप 365 डेज में वर्क कर सकते हो, जितना चाहे आपका मन करता है। आपको कोई कंडीशन नहीं है कि आपको मतलब 48 आवर्स ही वर्क करना है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब ये वही अप्लाई कर सकता है जिसका तो जहाँ तो वहाँ पर कोई उसकी शादी हुई हो और उसकी बीवी वहाँ पर पढ़ने गई है, या वहाँ पर उसकी बीवी रहती है, ठीक है, और जहाँ तो उसका गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है वहाँ पर रहता है, वही अप्लाई कर सकते हैं, या वहाँ पर पढ़ने गया है। जो दूसरा होगा, जो इसकी बीवी रहती है या उसका हस्बैंड रहता है, वो होगा स्पाउस वीज़ा। जो मतलब अपने गर्लफ्रेंड को या मतलब बॉयफ्रेंड को बुला रहा है वो होगा कॉमन लॉ वीज़ा। तो चेंजेस क्या है, अभी मेन बात करेंगे चेंजेस की। कोरोना के कारण चेंजेस क्या है, देखो मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना के कारण कोई भी चेंजेस नहीं है। अभी सिर्फ फ्लाइट्स ही महंगी हुई हैं। फ्लाइट्स का ऐसे आ रहा है कि जैसे 70-80 हज़ार की होती थी फ्लाइट, तो अभी 2-2 लाख की आ रही है। वो भी इसलिए कि पैसेंजर्स वो एक प्लेन में कम लेके जा रहे हैं,
कि गैप रहे सभी के बीच में कोरोना के लिए, तो उसके बाद भी वहां पर जाके भी मतलब वो क्वारंटाइन में रखेंगे आपको 14 डेज के लिए, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन पे रखेंगे, उसके बाद आगे जाने देंगे। स्टूडेंट का भी ऐसे है, टूरिस्ट तो वो जाने दे ही नहीं रही अभी, टूरिस्ट तो जा ही नहीं सकता, स्टूडेंट भी जा सकता है अभी, और उनका क्या है कि वर्क वाले भी जा सकते हैं, पर टूरिस्ट नहीं जा सकता। तो हम टूरिस्ट के बारे में फिर कभी बात करेंगे कि टूरिस्ट वीज़ा कैसे ले सकते हैं। और इसमें ना सर फीसेस भी बहुत कम होती हैं, वर्क परमिट में सबसे कम फीस होती है, बट एजेंट्स फीस ज़्यादा लेते हैं। अगर आप किसी अच्छे एजेंट के थ्रू ट्राई करोगे जिसको पैसे का नहीं है ज़्यादा, ठीक है, तो वो आपकी फ़ीस कम लेगा। आप हमसे ट्राई करोगे, हम आपकी फ़ीस कम लेंगे, हम ऐसे नहीं है कि मतलब आपकी फ़ीस ज़्यादा लेंगे, हाँ हमारी फीसिस बहुत कम है, और बहुत सारे एजेंट्स की फीसिस कम होती हैं। बट आपको बता देता हूँ, कई एजेंट्स फीस कम ज़्यादा ही कम कर लेते हैं। उनका क्या रीज़न होता है कि वो अपना जो है मतलब फ्रॉड है एक नंबर के। तो आप लोगों का क्या है, अगर आपको अप्लाई करना है तो फीसिस आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पीआर अप्लाई करनी है, उसके लिए आपको क्या करता है, पहले वैस अप्लाई करनी पड़ती है। वैस क्या होती है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस। उसके कुछ $227 चार्जेस होते हैं, $227 आपको चार्जेस देने हैं, और $85 कुछ आपके होते हैं जो आपकी डिलीवरी होती है, जो आपकी पोस्ट आती है, जो वैस का सर्टिफिकेट होता है। तो उसके बाद आपके जो है फाइल चार्जेस लगते हैं $550। अगर आपका स्पाउस भी आपके साथ है तो उसके $490 लगते हैं। तो यही चार्जेस लगते हैं, बाकी वो तो लैंडिंग चार्जेस बाद की बात है, जब आपका वीज़ा निकलेगा। वीज़े से पहले पहले आपके यही चार्जेस आएंगे, बाकी आपका जो है एजेंट लेगा, जितने भी लेने 10,000, 20,000, 80,000, लाख भी ले लेते हैं, 2 लाख भी ले लेते हैं, तो वो आपका एजेंट 10-10 लाख भी ले लेते हैं पीआर का कहीं, तो वो आपका एजेंट लेगा, ठीक है ना। दूसरी बात वर्क की होती है। वर्क में क्या होता है कि बहुत सारी फीसें लोगों का आपने बनाई है, 30-30 लाख भी ले लेते हैं, और लोग काम जो है 5-6 लाख में भी करवा देते हैं, 3 लाख में भी करवा देते हैं। तो उसका क्या होता है, हर एक का अलग अलग प्रोसीजर होता है। इसमें जो लीमिया की फीसेज होती हैं वो होती है $1,000, ESTC के होते हैं $3,000, ऑफर लेटर के अपने अपने लोगों ने चार्जेस पीछे से तो मतलब आता फ्री है। अगर में लॉयर हो तो लॉयर के वो ले लेते हैं 30-35 हज़ार, अगर लॉयर नहीं हो तो मतलब आप वही कुछ फ्री हो जाता है, मतलब जिसके डायरेक्ट लिंक हो, या जिस बंदे का डायरेक्ट लिंक है वो ऑफर लेटर मंगवा रहा है, बाकी फाइल एजेंट से करवा रहा है, तो उसका भी मतलब फ्री हो जाता है ऑफर लेटर का। बाकी ESTC और लीमिया के तो देने ही पड़ते हैं। उसके अलावा मेडिकल के चार्जेस होते हैं, जैसे 4500 से 6000 तक, ठीक है। उसके अलावा मेडिकल के चार्जेस के अलावा आपकी एम्बेसी फीस होती है। एम्बेसी फीस होती है जैसे मतलब आपका हो गया $100-150 के पास आसपास वर्क परमिट की एम्बेसी फीस होती है, ठीक है, और $85 आपके बायोमेट्रिक्स के होते हैं। तो आज हम ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे हम। अगली वीडियो हम किसी और कंट्री के बारे में और किसी और कंट्री के लिए बनाएंगे। अगर आप मतलब सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करके जाइएगा। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद सभी का। गुड बाय गाइस।